सो इक्विलिब्रिया द टॉपिक जो है दैट यू शुड नो एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी ऐसे रिएक्शंस विच आर रिवर्सिबल. फॉर एग्जांपल व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये बहुत ही वीक काइंड ऑफ रिएक्शन है, कभी भी कंप्लीशन पे नहीं जाता, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन, सो वी शो इट थ्रू अ रिवर्सिबल साइन. जो भी ऐसे रिएक्शन होंगे जिनके बीच में रिवर्सिबल का साइन आ रहा होगा वो ही दर हकीकत इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं या डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं. अच्छा, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतने ही रेट से हो रहा है, मतलब उतने ही टाइम में रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और प्रोडक्ट्स भी उतने ही टाइम में उतने ही डिके होके वापस से रिएक्टेंट्स बना देते हैं. तो सारी बेसिकली ये होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती है वो एक स्टैंड स्टिल पे आ जाती है, कांस्टेंट हो जाती है. These do not increase further, these do not decrease further. ये दोनों कांस्टेंट जाते हैं बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आपके बराबर हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, so that is basically the concept of dynamic equilibrium and reversible reaction. Further हमने कल ये डिस्कस कर लिया था which got cut कि dynamic equilibrium दो कंडीशंस अप्लाई होगा. सबसे पहली कंडीशन रिएक्शन रिवर्सिबल होना चाहिए which we just discussed. दूसरी कंडीशन ये थी कि सिस्टम क्लोज होना चाहिए. क्लोज से मुराद क्या है भाई? कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट अंदर बाहर ना जा सके. There should not just be प्रोडक्ट अंदर आ गई एकदम से या प्रोडक्ट बाहर चली गई या रिएक्टेंट अंदर चला गया या बाहर चला गया. जो भी चीज है उसके कंटेनर में कंटेन रहनी चाहिए, उसमें से चीजें बाहर अंदर बाहर नहीं होनी चाहिए. एनी रिएक्टेंट एनी प्रोडक्ट शुड रिमेन इन दी कंटेनर. जब ये होगा तब ही आपके पास एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है. एनी क्वेश्चन स्टिल ओवर हियर जिन्होंने कल क्लास में ली थी? आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो. फिर हम आ गए थे ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल पे. ले शैटेलियर्स प्रिंसिपल या ले शैटेलियर भैया ने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा कि अगर एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, ठीक है, और आप उसके साथ उस सिस्टम के साथ कोई ना कोई छेड़खानी करते हो तो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू अपोज दैट चेंज. वो हमेशा क्या करेगा? चेंज को अपोज करेगा, चाहे आप जो भी कर ले. सो फॉर एग्जाम्पल आपका दिल चाहा एक इक्विलिब्रियम पे पहुंचे हुए रिएक्शन का आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर वापस से डिक्रीज हो जाए. या आपका दिल चाहा आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम ऐसे शिफ्ट होगा कि टेम्परेचर वापस से इंक्रीज हो जाए. ठीक है, एंड सो फॉर वाइस वर्सा. प्रेशर इंक्रीज कर दोगे तो प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, प्रेशर डिक्रीज कर दो प्रेशर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट, एंड सो फॉर. लेट्स डिस्कस व्हाट्स आर द पॉसिबिलिटीज. और फिर हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे दिमाग में रखना है, या इसका कैसे तरीका है कि टू आइडेंटिफाई इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा. ठीक है. नाउ वी विल बी यूजिंग टू टर्मिनोलॉजीज. द टर्मिनोलॉजी इज इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग टू द राइट and equilibrium shifting to the left. So for example, मेरे पास एक reversible reaction है, A plus B is becoming C plus D. ठीक है, ये कोई केमिकल सिंबल्स नहीं है, मैं ऐसे ही झूमूंगा, नाम ले रहा हूं, इनके नाम लिख रहा हूं. So A plus B equals to C plus D. If I am saying equilibrium shift to right side to RHS, right hand side, तो क्या होगा? The concentrations of C plus D is going to increase. ठीक है, C plus D increase कर देंगे. और इसी के बरक्स अगर ये हो कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाए टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, तो इधर क्या होगा? इधर A plus B इंक्रीज कर देंगे, यानी A plus B the reactants will increase और उधर C plus D the products will increase. I think this is also pretty straightforward और इसमें कोई मसले की बात नहीं होगी. अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि ले शैटेलियर भैया के प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करना चाहिए इन ऑल ऑफ दीज 8 सिनेरियोस. सो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इंक्रीज्ड, अगर मैं रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं तो इक्विलिब्रियम किस साइड पे शिफ्ट करेगा? राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? लेट्स जस्ट कीप दिस ओवर हियर. इफ आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, will the equilibrium shift to the right hand side or towards the left hand side? Guess करो. Even if you get it wrong, I'll give you a very intuitive way of understanding क्या करना है आपने. So if concentration of reactants increasing, the equilibrium shifts to right. The reason for that is because ले शैटेलियर भैया ने क्या कहा है आपको? भाई अगर आप reactants increase कर रहे हो तो equilibrium क्या चाहेगा? reactants को decrease करना.
सो इफ यू इंक्रीज द रिएक्टेंट्स, अगर आपने जबरदस्ती रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम कहेगा नहीं भाई रिएक्टेंट्स को इंक्रीज नहीं करो, वो इनको डिक्रीज करना चाहेगा। और डिक्रीज कैसे होंगे? जब इनको कंबाइन करके वो प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगा। राइट, सो सिंपल वे ऑफ जस्ट अंडरस्टैंडिंग इज दिस कि जो हो रहा है उसी को एग्जैक्ट ऑपोजिट करो, दैट्स ऑल, एंड देन सी उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, लेट्स लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। If the concentration of reactants decreases, the equilibrium shifts to left hand side or right hand side. You can write LHS or RHS, whatever you feel comfortable. Yes, so it will shift to the left hand side. Why? Because अगर आपकी concentration of reactants decrease कर गई तो equilibrium क्या कहेगा? भाई decrease नहीं करो, उसको increase करो वापस। तो increase कैसे होगा? जब वो products को इधर इस तरफ ले आएगा ताकि reactants की concentration increase हो जाए वापस से। So shifts to left actually. Then if the concentration of products increases, the equilibrium shifts to which side will it shift to? अगर मैंने products की concentration increase कर दी, बिल्कुल सही है, so it will shift to the left hand side, बिल्कुल सही है, shifts to the left. The reason for that is products को increase कर रहा हो तो products को decrease करना चाहेगा equilibrium, वो reactant ज्यादा बनाना शुरू कर देगा, नहीं left की तरफ shift कर देगा equilibrium. If concentration of products decreases, equilibrium will shift to, अगर decrease कर देंगे products, तो I think this should also be pretty clear कि भाई right की तरफ आपका reaction proceed करेगा. Right? This is pretty easy. अच्छा, अब आ जाती है temperature और pressure पे. If temperature increases, अगर आप temperature को increase कर देते हैं, then the reaction which is, अच्छा देखो क्या होगा, increase कर रहे हो temperature, तो ले शायद प्रिंसिपल क्या कहता है? It says temperature increase नहीं होना चाहिए, temperature decrease होना चाहिए। तो temperature decrease कब होगा? जब reaction heat energy absorb कर लेगा। और कौन सा reaction heat energy absorb करता है? Which kind of reaction absorbs heat energy? An endothermic reaction. So if temperature increases, then the reaction which is endothermic proceeds. ठीक है, बिकॉज ले शैटिलियर भैया सिंपल उन्होंने बोला भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो। जब टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? वो वाला रिएक्शन होगा जो हीट एनर्जी खाता है, जो हीट एनर्जी लेता है। सो एंडोथर्मिक आपका रिएक्शन हो जाएगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो फिर कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? then it should be pretty easy, pretty straightforward. एक्सोथर्मिक होना चाहिए क्योंकि डिक्रीज हो गया टेम्परेचर, ले शरीर कहेगा नहीं टेम्परेचर वापस से इंक्रीज करो। तो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा? उस रिएक्शन के थ्रू जो हीट एनर्जी रिलीज करता है। then the reaction which is exothermic proceeds. आई होप ये जो है वो बातें क्लियर हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आ जाते हैं हम प्रेशर की डिक्रीज और प्रेशर के इंक्रीज पे। इफ प्रेशर डिक्रीजेस तो सिंपल इस बात का मतलब क्या होगा कि भाई प्रेशर को इंक्रीज करो। ठीक है, बाय द वे इस बात को भी समझना है हमने कि एक चीज में प्रेशर कैसे कॉज होता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं तो फिर हो सकता है उससे आपको काफी आसानी हो जाए देन रिड्यूसिंग फर्दर। प्रेशर कैसे कॉज होगा एक रिएक्शन वेसल में? द प्रेशर इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस दैट आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स बाकायदा जाते हैं कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं और उसकी वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है। ठीक है, दे ऑल आर कोलाइडिंग एट सम टाइम और दी अनदर। ठीक है, किसी ना किसी टाइम पे जाके कोलाइड करते हैं, जो भी करते हैं उसी की वजह से क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा दोबारा से बनाऊं, ठीक है, एंड आई जस्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मैं अब थोड़े से कम कर रहा हूं गैस मॉलिक्यूल्स, वुप्स, सो ये मैंने रिमूव कर दिया। तो अब क्या नजर आ रहा है आपको? अब आपको नजर आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स हमने अगर कम कर दिए हैं तो अब कोलिजन्स भी कम होंगी। ओवर हियर द कोलिजन्स वर मोर because there were more number of gas particles, whereas over here the number of collisions will be less because there are less amount of gas particles. So therefore the pressure generated over here is going to be lesser than the pressure generated over here, which is going to be greater because more collisions per unit time, less collisions per unit time. ठीक है, सो प्रेशर जो है वो जनरेट होता है नंबर वन बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एंड ओनली गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरा ज्यादा प्रेशर वहां पे जहां पे ज्यादा कोलिजन और कम प्रेशर वहां पे जहां पे कम कोलिजन। राइट, सो इफ यू डिक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? ले शेड्यूल क्या कहेगा? इंक्रीज द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज कब होगा? जब
ज्यादा गैस के पार्टिकल्स में बनाना शुरू कर दूंगा, then the equilibrium will shift to the side with more moles of gas. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये थे 2, ये थे 2, ये थे 3 और ये थे 5, ठीक है, और ये सारे गैशियस प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल आर गैशियस थिंग्स, सही है, दे ऑल आर गैशियस थिंग्स। तो अब अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं तो ले शेटर क्या कहेगा, प्रेशर को, सॉरी क्या हम डिस्कस कर रहे थे, प्रेशर डिक्रीज, हम अभी प्रेशर डिक्रीज, अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करता हूं तो ले शेटर क्या कहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करो वापस। तो इंक्रीज कैसे होगा प्रेशर, जब मैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ा दूंगा। वी कैन सी दैट क्लियरली ओवर हियर इधर 8 मोल्स ऑफ गैस है, whereas over here there are only 4 moles of gas. The equilibrium will shift to the right hand side and therefore 8 moles of gas molecule बना देगा, तो फिर अब ज्यादा दोबारा से ज्यादा कोलिजन्स होना शुरू हो जाएंगी। Are you understanding this? अच्छा, देन अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा तो क्या होगा, देन जो है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द साइड विद लेस मोल्स ऑफ गैस, बिकॉज़ इंक्रीज कर रहे हो अगर प्रेशर तो इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, भाई डिक्रीज करो प्रेशर वापस, और प्रेशर डिक्रीज कब होगा, जब आप लेसर मोल्स ऑफ गैस बना दोगे, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू साइड विद लेस मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। सो जो है दिस इज द वे ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, ठीक हो गया। अच्छा यहां से यार हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बाद में नोट्स को देखते हुए। ये हो गई हमारी ले शैटेलियर की कहानी। अब इसी के अराउंड हम जो है वो कुछ प्रोसेसेस देखेंगे कि वो ऐसे डिजाइन क्यों है, एंड देन वील गो ऑन टू पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ठीक है। द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रोसेस दैट वी शुड नो, और इसकी हमें कंडीशंस एंड एवरीथिंग वी शुड नो, इज द हैबर प्रोसेस। और हैबर प्रोसेस क्या थी, इट वाज द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये जो प्रोसेस बनाई थी, ये बनाई थी एक जर्मन ने, आई एम प्रीटी श्योर इट वाज अ जर्मन, और उसका नाम था फ्रिट्ज हेबर, ठीक है। अमोनिया उस टाइम वाज बीइंग यूज्ड टू किल पीपल बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, आई बिलीव वर्ल्ड वॉर 2 थी या पता नहीं वर्ल्ड वॉर 1 थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, आई थिंक इट वाज वर्ल्ड वॉर 2। तो फ्रिट्ज हेबर जो था वो बड़ा ही नेशनलिस्ट किस्म का आदमी था, ठीक है, एंड ही वांटेड टू सपोर्ट जर्मनी, मतलब अपने मुल्क को सपोर्ट करेगा ना, एंड ही हैड दिस आइडिया कि भाई मैं अमोनिया बनाऊंगा, एंड दे ऑल न्यू कि भाई अमोनिया सबसे पहले तो it was being used in TNT, it was being used in TNT, the explosives, right? So और उस वक्त TNT अमोनिया बनाना बड़ा मुश्किल और कॉस्टली होता था। तो फ्रिट्ज हेबर ने बाकायदा तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 में बैठ के उसने ये पूरा फॉर्मूला इजाद किया है, ये पूरी प्रोसेस उसने बनाई है, एंड ही मेड द जर्मन्स गेन अ वेरी बिग लीड, ठीक है। इस बंदे की इस इन्वेंशन की वजह से इतनी जाने गई है, लाइक यू कुड से that he is probably the biggest murderer. हिटलर अलग हो गया, हिटलर तो था ही था, लेकिन ये ना होता, फ्रिट्ज हेबर नहीं होता, तो मे भी हो सकता जर्मन इतने लोगों को नहीं मार पाते। दिस इन्वेंशन, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, दिस अलाउड द जर्मन्स टू मेक सो मच टीएनटी, हर चीज फाड़ दी उन्होंने, मतलब जहां उनको जो देखा उन्होंने बम फाड़ दिया। आई थिंक इट्स वाज नॉट वर्ल्ड वॉर 2 के वर्ल्ड वॉर 2 में आई थिंक हमारे पास फ्यूजन बॉम्ब्स आ गए थे, ठीक है, फ्यूजन बॉम्ब्स कह रहा हूँ, सॉरी, हाँ फ्यूजन बॉम्ब्स आ गए थे, सॉरी फिजन बॉम्ब्स आ गए थे हमारे पास, न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए थे, तो दिस इज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तब टीएनटी वाज अ लीथल वेपन, तो तब ये फ्रिट्ज हेबर ने बैठ के अपने, बिकॉज ही वाज अ नेशनलिस्ट पर्सन, उसने तब किया, और उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया था बाय द वे बिकॉज ऑफ व्हाट ही वाज डूइंग, ठीक है। तो देन no one liked of his family liked him that much, ठीक है। but the problem is what did but the problem is कि फ्रिट्ज हेबर ने ये बना तो दी थी। फ्रिट्ज हेबर is probably, you can say that this person took the most lives also, and this person also saved the most lives, and that is true because ammonia is used in fertilizers, और अगर fertilizers नहीं होते तो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन इतनी हाई यील्ड नहीं हो पाती, एंड पूरी आगे जो हमारा जो सारी फूड प्रोडक्शन है और जो हम इतने सारे लोगों को पालते हैं और लोग खाते हैं और ये करते हैं, that's also a lot of credit goes to that Fritz Haber guy. But the main motive was not fertilizers. The main motive was to kill people, to make TNT, ठीक है। और फिर ये इन्वेंशन जो है वो इधर आ गई थी, to make fertilizers, ठीक है। So this was Fritz Haber की थोड़ी सी बैक स्टोरी। वेरिटेशियन की बड़ी अच्छी वीडियो है इस पे, so if you want to watch that you can watch Fritz Haber की डार्क साइड
So you can watch that. So N2 plus 3H2 is becoming 2NH3 molecules. These all are gaseous products. And let's see. मैंने आपको ये delta H दिया हुआ है. You have to memorize this delta H for the ammonia वाला reaction. It is minus 92 kilojoules per mole when you proceed in the forward reaction. तो can you tell me forward reaction exothermic है या endothermic है? Is the forward reaction exothermic or endothermic? एक्सो कैसे पता हमको? बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन. बिल्कुल सही है. सो फॉरवर्ड जो है वो एक्सो है, बैकवर्ड क्या होगा? बैकवर्ड एंड हो जाएगा. राइट, इजी पीजी. ठीक है. अच्छा, और मोर मोल्स ऑफ गैस किस साइड पे? प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पे? रिएक्टेंट साइड पे, पक्की बात है. यस, ऐसा ही है. सो इधर जो है वो आपके पास मोर मोल ऑफ गैस. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट कंडीशंस डू यू नीड टू कीप. ठीक है, फ्रिट्ज हेबर ने ये सारा काम किया था. ठीक है. व्हाट कंडीशंस शुड वी कीप? एज फॉर अ टेम्परेचर, देखो हमारा मेन मोटिव विद अमोनिया की फॉर्मेशन क्या होगा? राइट हैंड साइड पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करना ना. तो हमारा मेन मोटिव विद चूजिंग ऑल ऑफ दीज कंडीशंस गोइंग टू बी समहाउ वी नीड टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड. सो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए मुझे, या मुझे टेम्परेचर कम इस्तेमाल करना चाहिए टू गेट अ हायर यील्ड ऑफ NH3? If I want a higher yield of NH3, what should I do? High temperature or low temperature? Come. Yes. So yes, you guys are correct. You need to use a lower temperature as, so let's write this, use a lower temperature as forward reaction is exothermic. ठीक है, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है. यू नीड टू यूज अ लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर क्यों? टू गिव अ हाई यील्ड ऑफ अमोनिया. व्हाट डू आई मीन बाय द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया? इस बात का सिर्फ मतलब यह है कि अमोनिया ज्यादा से ज्यादा मिले हमें. यू गेट मोर ऑफ अमोनिया. बट द प्रॉब्लम ओवर हियर कम्स इन कि हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर इस्तेमाल नहीं करते. In fact, it's a very high temperature for any practical purposes. We still use a temperature of 450 degree Celsius. Although it's better to use 350, 300, 250, 200, 150, 50, somewhere around this temperature that will be increase the yield too much. But we still use a compromised temperature of 450 degree Celsius. Why do we need to do this compromise? हम lower temperature क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? The reason comes from the rate of the reaction. We all know कि the rate of the reaction depends on temperature. ठीक है, अगर आपके A plus B बना रहे हैं C, तो अगर तो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये दोनों ज्यादा कोलाइड करेंगे. दे विल कोलाइड मोर एंड देयरफॉर दे विल फॉर्म मोर ऑफ दिस. राइट. सो द प्रॉब्लम इज, अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देते हो ना, सो ये दोनों जो है वो इतना कोलाइड ही नहीं करते, तो इतनी अमोनिया, आपका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है. यानी इफ यू फॉर एग्जाम्पल यूज 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, तो यील्ड तो ज्यादा मिलेगी आपको. आपको हो सकता है 1000x यील्ड मिल जाए than normal conditions, than the 450 डिग्री सेल्सियस की conditions. But the problem is वो 1000x यील्ड आपको कब मिलेगी? 10 दिनों बाद मिलेगी. Whereas अगर आप 450 डिग्री सेल्सियस की इस्तेमाल कर रहे हो टेम्परेचर, तो आपको हो सकता है 1000 से कम आपको यील्ड मिल रही है. You're getting divided by 1000 yield, but you're getting that in, let's say, 1 hour. So isn't that much more better? टाइम बच रहा है, क्योंकि अगर आप फैक्ट्री चला रहे हो, आपकी बिजली लग रही है आपकी, और आपको सैलरीज देनी है, जो वर्क पीरियड एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट इज बेटर टू मेक इट अ फास्टर प्रोसेस देन अ हायर यील्डिंग प्रोसेस. सो इसीलिए फैक्ट्री में डिजाइन जब आप करते हो, तो आप फिर ये ध्यान में रखते हो कि भाई हम लो टेम्परेचर इस्तेमाल करके टाइम जाया नहीं करेंगे. हम हाई टेम्परेचर इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे? हम जल्दी जल्दी वो अमोनिया बाहर निकाल लेंगे. राइट. सो वी यूज अ कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस फॉर दैट रीजन. कोई कंफ्यूजन इसमें? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ में आई? ओके. देन should I use more pressure or lower pressure? Higher pressure or lower pressure? Higher. और उसका रीजन क्या है? Why should I use a higher pressure? Yes, exactly, Mariam. So use a lower pressure as moles of
as fewer moles of gas on product side. ठीक है, एंड वी ऑल स्टडीड कि भाई जब आप जो है वो फ्यूअर प्रेशर हायर प्रेशर इस्तेमाल करोगे तो इक्विलिब्रियम कहेगा नहीं भाई प्रेशर को कम करो, तो वो फ्यूअर मोल्स ऑफ गैस की तरफ प्रोसीड कर जाएगा एंड देयरफॉर इट्स गोइंग टू डिक्रीज द प्रेशर दैट इन दैट केस. बट once again you have to do a compromise. प्रेशर आप जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं कर सकते हो. दिस इज अ वेरी हाई प्रेशर. 200 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है. ठीक है, बाय द वे जो अभी हमें प्रेशर फील होता है नॉर्मली, अभी आप बैठे हो अपने घर पे, आपको 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर फील हो रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. 200 एटमॉस्फेयर इज द लेवल अबव. आप पे अप्लाई होगा, आपका कीमा बन जाना है. ठीक है, 200 एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वी कुड हैव डन बेटर. 400 एटमॉस्फेयर, 500 एटमॉस्फेयर, 700, 1000 एटमॉस्फेयर ये हम कर सकते थे. बट द प्रॉब्लम इज क्या प्रॉब्लम है? टू 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है. ठीक है, यू ऑल नो पाइप्स एंड एवरीथिंग, इनकी एक लिमिट होती है, राइट? तो पाइप्स फट जाते हैं ज्यादा प्रेशर के अंदर, आपके वेसल्स फट जाएंगे, राइट? आपको बहुत ज्यादा हाई मशीनरी चाहिए होगी. व्हेन यू आर गोइंग टू बी यूजिंग सच हाई प्रेशर्स तो और डेंजर्स भी बढ़ जाते हैं. ठीक है, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, एक चीज गलत होगी, गए. ठीक है, दिस इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस. आप इतने ज्यादा हाई नहीं कर सकते. मजीद इसके अलावा जो पाइप्स आएंगे फिर उनको मजीद मोटा करना पड़ेगा, उनकी मजीद जो है वो प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मटेरियल इस्तेमाल करने पड़ेंगे. जो आपके जो वेसल्स हैं जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको मजबूत चीजों से बनाना पड़ेगा, तो पैसे बहुत ज्यादा लग जाएंगे. एंड वंस अगेन फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हुए हमारा मेन मोटिव क्या है? पैसा है ना. कम पैसा लगा के ज्यादा पैसा बना लेंगे, राइट? सो मेन मोटिव फैक्ट्री लगाते हैं भाई कम पैसा लगाना है, तो इतनी मैं हाई मशीनरी और ये सब की पैसे क्यों दूं, राइट? इंस्टेड आई शुड बी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द थिंग, और मैं जो हूं वो एक कॉम्प्रोमाइज चीज पे लेके एंड देन उससे काम चला लूं. और फिर हम यही निकालते हैं ना, फिजिबिलिटी निकालते हैं. जब भी आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आप फिजिबिलिटी निकालते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इतने का खर्चा कर रहा हूँ. लेट से मैं $2000 का खर्चा कर रहा हूँ अपनी फैक्ट्री लगाने में. ठीक है, आपने $2000 का खर्चा कर दिया अपनी फैक्ट्री लगाने में, तो आपने की पीछे उसकी सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए. अच्छा, $2000 की खर्चे में मैं जो हूँ वो ऐसी इक्विपमेंट ले सकता हूँ जो 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बर्दाश्त कर सकती है, और फिर ये मुझे कमा के कितना देगी? ये मुझे जो है वो फॉर एग्जाम्पल दिन का $50 कमा के दे रही है. तो महीने का कितना हो गया? महीने का हो गया ये $1500. एंड तकरीबन समझो 1 महीने 2 महीने में ही इसका वापस आपको प्रॉफिट मार्जिन, मतलब जो आपने लगाया वो आपको मिल जाएगा. सो इस तरीके से बिजनेस किया जाता है. खैर बहरहाल, तो यू ऑलवेज मेक अ फिजिबिलिटी काइंड ऑफ थिंग. एंड फिजिबिलिटी जब आपने निकाली तो फिजिबिलिटी वाज दैट कि भाई फालतू के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, 200 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस्तेमाल कर लो, उस पे आपका मुनाफा भी जल्दी आना शुरू हो जाता है, और भी आपको ज्यादा पैसे खर्चे वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, और जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उनकी भी जानों को थोड़ा सा कम रिस्क होगा. ठीक है, इट वुड बी रियली बैड अगर फैक्ट्री लगाई, महीना चली, 2 महीना चली, फिर कुछ खराबी आई, पूरी फैक्ट्री फट गई. एंड देयर आर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल कुछ लोग पेपर वगैरह का काम करते हैं और उनकी इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग प्रॉपर नहीं हुई थी. ठीक है, तो क्या हुआ? पूरी फैक्ट्री चल गई. सिर्फ पैसे बचाने के लिए क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग को ठीक नहीं करवाया, पूरी फैक्ट्री गई. कितना नुकसान हो गया? करोड़ों का. ठीक है, सारा माल जल गया, फैक्ट्री जल गई. तो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो देयरफॉर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको एक एजुकेटेड डिसीजन लेना पड़ता है, और मोस्ट पाकिस्तानी ऐसे एजुकेटेड डिसीजन नहीं ले पाते हैं. इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप एजुकेटेड डिसीजन लो. ठीक है, सोच समझ के डिसीजन लेना. ये नहीं मैं अल्लाह ताला संभाल लेगा, कर लेगा, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू टेक एन एजुकेटेड. भाई आपको जब अकल दी है तो उसको इस्तेमाल करो. ठीक है, अच्छा. Then the other things that we do to help get a good yield of ammonia is that you pump out the ammonia continuously. मतलब आप dynamic equilibrium कभी भी establish नहीं होने देते. You're continuously pumping out the ammonia. आप उसको बाहर निकालते जाते हो. वो क्यों? ताकि आपकी प्रोडक्ट की concentration डिक्रीज कर जाए और इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्टेड रहे. मतलब मजीद और अमोनिया, मजीद और अमोनिया, मजीद और अमोनिया बनता चला जाए. So even if you're using a compromised temperature of 450 डिग्री सेल्सियस, आपके पास फॉर एग्जांपल 50 ग्राम अमोनिया बन जाती है 1 घंटे में. तो दिन में अगर आपने फॉर एग्जांपल लेट से 12 घंटे चलाई फैक्ट्री, तो आपको 60 ग्राम अमोनिया आपने एक्सट्रैक्ट कर ली. और यही अगर आप फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं लोअर टेम्परेचर इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस का, तो यही 60 ग्राम आपको बनाने के लिए 10 दिन लग जाते. क्या फायदा हुआ? आप टेम्परेचर हाई रख के
जल्दी जल्दी कर लो, और पंपिंग आउट अमोनिया आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एंड द मेन रीजन व्हाई वी कैन पंप आउट अमोनिया, कैन यू टेल मी कि अमोनिया पंप आउट क्यों? अगर इन सबका मिक्सचर हो, व्हाई डू यू थिंक अमोनिया इज इजी टू सेपरेट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ दीज टू थिंग्स? अगर ये तीनों मिक्सड हो तो अमोनिया, व्हाई इज इट इजियर टू सेपरेट आउट? ये फिजिबल क्यों हो जाता है? अमोनिया सेपरेट आउट कैसे हो जाती है इतनी आराम से? डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। और डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों है? difference in bonding? नहीं, not difference in bonding. Yes, ammonia over here has hydrogen bonding. हमने पढ़ा था ammonia has hydrogen bonding, lone pair और directly bonded with a very electronegative species, the hydrogen. nitrogen है bonded है, foncal में से FON के साथ, ये N के साथ bonded है. So this shall be a compound that has got hydrogen bonding, and these इनके पास क्या होंगे? Which intermolecular force exists in them? H2 और N2 में temporary dipoles, and we all know that hydrogen bonding is way more stronger than temporary dipoles. So therefore इसका boiling point काफी high होगा। यानी अगर हमें इस गैस को कंडेंस करके लिक्विड में तब्दील करना हो तो ये काफी जल्दी लिक्विड में तब्दील हो जाएगी इन दोनों के बाद। ये फिर भी गैसेस में एग्जिस्ट कर रहे हो। लिक्विड में आपने इसको बनाया, बाहर निकाल लिया अमोनिया, फिर रिएक्शन किया, फिर लिक्विड में बनाया, इसको बाहर निकाल लिया, ये दोनों फिर भी गैसेस में रह रहे होंगे। एंड दिस इज व्हाई इट इज फीजिबल टू सेपरेट आउट द अमोनिया। ये भी फ्रिट्ज हेबर भैया ने जो है वो आपके पास निकाल के आपको बताया। सो पंप एक्सट्रैक्ट आउट अमोनिया कंटिन्यूअसली, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। मोर अमोनिया प्रोड्यूस्ड, easy to separate as ammonia condenses before H2 and N2 as it has a higher melting point and boiling point due to hydrogen bonding. Is this point also clear? कोई प्रॉब्लम इसमें? एंड दिस कैन बी आस्क्ड टू यू, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। मरियम, डिड यू अंडरस्टैंड कि अभी जो हमने बात करी कि पंप एक्सट्रैक्ट आउट अमोनिया कंटिन्यूअसली और कैसे सेपरेट हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से? बस सही है, तो फिर मैंने बस उसी को बात यहीं पे लिखा है, दैट्स इट। और कुछ नहीं, हमने इधर और कोई बात नहीं करी, ठीक है। सो आई जस्ट पॉइंटेड आउट इट आउट। अच्छा, एक तो तरीका है अमोनिया को डिक्रीज करना, दूसरा तरीका क्या है, रिएक्टेंट्स को इंक्रीज करना। तो क्या करते हो आप अमोनिया को निकालते जाते हो बाहर और पीछे से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अंदर फीड करते जाते हो। यू कीप पुटिंग इन नाइट्रोजन हाइड्रोजन। मतलब हकीकत में जो फ्रिट्ज हेबर की प्रोसेस है उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम कभी भी इस्टेब्लिश नहीं होता है। आई डोंट नो। अच्छा खैर, व्हाट वाज आई सेइंग, मेरे पास निकल गई। हाँ, दूसरी चीज क्या है, यू कैन पंप इन द रिएक्टेंट्स। सो वी आर आल्सो कंटिन्यूअसली पंपिंग इन द हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटिन्यूअसली। इसकी वजह से क्या होता है, वंस अगेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड एंड मोर अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड, व्हिच इज द मेन मोटिव ऑफ योर रिएक्शन, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस, आपके पास ये चीज भी हो जाती है। अच्छा, एंड द लास्ट थिंग इज, वेल ये चार पॉइंटर के साथ लिंक थे, यील्ड के साथ लिंक थे, और हमने कुछ कॉम्प्रोमाइज भी देख लिया जो रेट की वजह से आ रहा था। The last thing, the last pointer is कि भाई you use something as a catalyst. Do you know Haber process में कौन सा catalyst होता है? Iron. Yes. So iron is used as catalyst. आयरन को हम एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है? डिक्रीज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है। एंड इसका लिंक रेट ऑफ रिएक्शन के साथ है, इसका लिंक यील्ड के साथ नहीं है। सो डोंट गो एंड राइट कि आयरन विल इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया। आयरन इज नॉट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ अमोनिया, आयरन इज ओनली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब आपको जल्दी मिल रही है अमोनिया, यू आर गोइंग टू गेट अमोनिया फास्टर एट अ फास्टर पेस, ठीक है। एंड दैट वंस अगेन इज व्हाई फैक्ट्री में क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है, ये फेरम या आयरन का बेड्स जो है वो काइंड ऑफ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाना, so that the activation energy decreases by a huge amount and the rate of reaction increases a lot. तो आप जल्दी जल्दी अमोनिया क्या कर सको, एक्सट्रैक्ट कर सको। Is this whole slide clear to all of you? कोई प्रॉब्लम इसमें, anything that I should repeat?